संदीप भाई राम राम। राम राम सर, आपके दर्शकों को सर भी आपने राम राम। जय राम, जय जय श्री राम। सर आपने शिंडलर्स लिस्ट देखी है? जी सर। द पियानिस्ट, जी सर। पियानिस्ट भी देखी है? एड्रियन ब्रॉडी, डायरेक्टर रोमन पोलंस्की। पोलंस्की। और द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामास। यस सर। सर आज तक किसी के मुंह से आपने सुना कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है? सर बोलने वाले की जबान खींच ली जाती है। आज तक किसी ने पूछा कि आज तक बॉलीवुड या ये ज्यूज ने आज तक कंसंट्रेशन कैंप्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अत्याचार हुए उन पे लगातार फिल्में आज तक बनाते हैं, आज भी बनाते हैं। सर एक और महत्वपूर्ण फिल्म सोफीज चॉइस। सोफीज चॉइस, ओह सर क्या याद दिला दिया। मेरिल स्ट्रीप में जो अभिनय किया है वो, और क्या फिल्म है सर। ओह आपने जो याद दिला दिया ना मुझे, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। सर मैंने सुना है आप बंगाल फाइल्स देख के आए हैं। जी सर, फर्स्ट डे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसी जगह बैठा हूं जहां सिनेमा हॉल नहीं है। क्या बंगाल में है क्या सर? आप पश्चिम बंगाल में है क्या? इसे नहीं, आई एम इन हिमाचल। बड़ा बाढ़ बाढ़ का वहां भी प्रकोप है। कांग्रेस सरकार। खैर नहीं, हमारे यहाँ सिनेमा हॉल ही नहीं है और ऐसी फिल्में, छोटी फिल्में रिलीज भी नहीं होती। हाँ सर बताइए, क्या देखा आपने, क्या है? सर देखा ये कि सिनेमा हॉल में बागी 4 धड़ल्ले से लगी हुई है। उसको मतलब खाली सिनेमा हॉल जा रहे हैं पर उसको ढेर सारी स्क्रीन मिली हुई है। बंगाल फाइल्स बेचारी जो है कम स्क्रीन्स पर ज्यादा लोग देख रहे हैं उसे। खैर धीरे धीरे पिकअप होगा। फिल्म बड़ी जरूरी है सर, कोई उसके बारे में अब कुछ भी कहे। जरूरी इसलिए भी है क्योंकि सर दुर्भाग्य सिर्फ की एक बात इतिहास। बताऊं सर आई एम सॉरी टू से, हाँ जी। सर मेरे जैसे मतलब जागरूक आदमी को भी, जो मैं काफी पढ़ने लिखने वाला आदमी, सर ईमानदारी से बता रहा हूं, आज से 1 साल पहले तक मैंने गोपाल पाठक का नाम नहीं सुना। किसी ने मुझे बताया ही नहीं। सर आज आप एक सर्वे करा लीजिए, 1000 नए युवाओं से पूछिए, डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जानते हो? नाम नहीं सुना होगा सर हमारी युवा पीढ़ी ने। अब आप अपनी बात बोलिए। बात ये सर कि ये फिल्म जो है ना, ये अलग अलग दर्शकों से बात करती है। आप दर्शक 3 प्रकार के हो गए। एक जिनको सारी घटनाओं, सारे चरित्रों के बारे में पता है, वो कुछ ऐसे विरले लोग हैं जिनको उस इतिहास के बारे में पता है, और वो जो आज वो बातचीत कर रहे थे उनके माध्यम से बाकी दुनिया को पता चल रहा है। दूसरी वो हो गई जनता जो इसको आधा पता आधा नहीं पता है। डायरेक्ट एक्शन डे पता है लेकिन गोपाल पठान नहीं पता है। नोआखली पता है लेकिन इसलिए पता है कि गांधी वहां पे थे 1947 में, जबकि ये झूठ बात है। 15 अगस्त को, जबकि ये झूठ बात है, प्रखर श्रीवास्तव जी ने क्लियरली बताया। लेकिन राय चौधरी जी के बारे में नहीं पता है, उसी नोआखली के, उसी सन 46-47 की घटनाओं की बात कर रहा हूँ। और आधी एक बड़ा वर्ग है जिसको कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। ठीक है, हो गया फाइन, हमसे आज थोड़ी हो रहा है, आज तो बढ़िया है। तो ये फिल्म ये बताती है कि आप आज भी उसी मुहाने पर जाकर खड़े हो चुके हैं। ये फिल्म की जो पर्पस है, इस फिल्म का जो पर्पस है, क्योंकि ये फिल्म इतिहास की कहानियों को बारे में तो बता रही है पर इसको जोड़ रही है आज से। जो कहानी, ऑफ कोर्स कहानी कोई बहुत बड़ा स्पॉइलर नहीं है। एक सीबीआई का अधिकारी है, वो बंगाल पहुंचता है। वह स्वयं कश्मीरी पंडित रहा है तो वह जानता है कि क्या हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ 1980 में। तो बंगाल पहुंचता है, देखता है कि यहाँ तो फिर वही डायलॉग सुनने को मिल रहा है कि तुम लोग इंडिया से आए हो, तुम तो बाहर के हो, तुमसे तो ही इज रीलिविंग कश्मीर। और पल्लवी जोशी जी ने एक अद्भुत, सर मतलब मैं बताऊं, आप मेरिल स्ट्रीप का वो सीन और पल्लवी जोशी जी का एक सीन है, भारी पड़ेंगे पल्लवी जोशी।
जब वो माँ भारती के किरदार को लेकर अपनी व्यथा बताती है, क्योंकि वो माँ भारती को जी रही है। मेटाफर है, शानदार मेटाफर है। भारती बनर्जी नाम का है कैरेक्टर, लेकिन आपको बिल्कुल महसूस होगा कि वो भारत है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में जैसे ही है आज, वो है, अपनी व्यथा बता रही। हम लोग जब तक अक्सर माँ भारती का जब हम चित्रण देखते हैं तो हम देखते हैं कि शेर पर सवार उस प्रकार से कि गण, लेकिन वह एक दारुण रूप में देखना भी जरूरी है। तो वो पल्लवी जोशी का किरदार है 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और आज के समय को वह जोड़ता है। यह है, और इसलिए जोड़ता है क्योंकि आज हम उसी मुहाने पर पहुंच गए हैं कि जो 46 में हुआ, यदि किसी को लगता है कि आपके साथ नहीं होगा तो वह दोबारा होने के लिए तैयार खड़ा है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह फिल्म इंपॉर्टेंट है। और किसी को यह फिल्म लंबी लगे, किसी को यह फिल्म वर्बोज लगे, टेक्निकली बहुत शानदार काम से कुछ सीन्स ऐसे आपको झिझोड़ देंगे। जब दंगा शुरू होता है तो आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि आप दंगे में नहीं है। 3D में बना देता आदमी तो वहीं गिर पड़ता। इस प्रकार का टेक्निकल ब्रिलियंस उन सीन्स में है। जो सेट बनाए गए हैं, जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि लाशों पर गिद्ध नोच रहे हैं, और ये सारी लाशें हिंदुओं की थी जब तक गोपाल पाठा सीन में नहीं आते हैं, और जब वो उठ के जो प्रतिकार करना नहीं शुरू करते हैं और टीम इकट्ठा करते हैं। तो वह सेक्शन छोटा है, चूंकि नोआखली भी दिखाना था, चूंकि आज भी दिखाना था, तो फिल्म थोड़ी सी लंबी है। पर यह फिल्म यदि आपसे आपका समय मांगती है, यह फिल्म यदि आपसे आपका धैर्य मांगती है, संयम मांगती है, तो यह दिस इज द लीस्ट यू कैन डू। दर्शक कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि 3 घंटे के लिए अपने आप को इतिहास के प्रति, भारत के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, किसी भी कारण से, अपने बच्चों को बताने के किसी भी कारण से अपने आप को 3-4 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। कोई दुनिया कहीं भागी नहीं जा रही। बहुत तकलीफ हो तो रात में लेट नाइट शो दिखाइए, जब कोई नहीं है डिस्टर्ब करने वाला, कोई फोन नहीं आ रहा, कुछ नहीं। इस लिहाज से फिल्म बड़ी जरूरी है सर। वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप आज हैं, लोकतंत्र की बात, कोई संविधान जेब में लेके घूम रहा है, कोई संविधान पिछली जेब में लेके घूम रहा है, जब मन करता है उससे बैठ जाता है। तो इस प्रकार के लोगों की भाषा के विपरीत फिल्म संविधान की भी बात करती है। वी द पीपल, जो हमारे मिथुन चक्रवर्ती का किरदार निभाया उन्होंने, वह भी गांधी की असलियत सामने लाती है। एक बड़ा सर, अब जैसे फिल्मों की बात हो रही है तो ना, एक बड़े क्लासिक सीन्स हैं कि एडिट्स, जो बहुत बड़े कमाल के एडिट्स हैं। आपने लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म देखी होगी कि जो हमारे पीटर रूटुले थे, वो एक माचिस जलाते हैं, उनके क्या कहते हैं, अपने सीनियर को सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाते हैं, और जैसे ही उसको बुझाते हैं तो अगला सीन जो है डेजर्ट में सूरज के डूबने का आता है। तो वो एक क्लासिक एडिट है। आपका 2001 स्पेस ओडिसी में एक बड़ा क्लासिक एडिट है कि जो गुरिल्ला हैं, जो बंदर हैं, वो एक प्रकार से हड्डी पा जाते हैं, पहला हथियार, और उससे वो सबको पीटता है, मारता है, उससे कुछ इस्तेमाल करता है, वो हवा में उछाल देता है उसको, और उसके बाद कट टू एडिट आता है कि स्पेस में एक स्पेसशिप जा रही है, हजारों साल के बाद का एडिट। तो ये कुछ कमाल के एडिट्स हैं। उसी प्रकार से इस फिल्म में एक एडिट, एक सीन है जो पल्लवी जोशी जी बात कर रही हैं कि एक राक्षस होता है और एक देवता होता है, दोनों एक ही होते हैं। जब और बड़ा कमाल का डायलॉग है कि राक्षस और देवता की बताया जाता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इस डायलॉग के खत्म होने के तुरंत बाद कट आता है जिसमें गांधी और जिन्ना एक दूसरे को देख रहे हैं। तो एक राक्षस है, एक देवता है, दोनों एक ही सिक्के के एक ही पहलू, पर्पज है भारत का बंटवारा। तो कमाल का एडिट है सर। अब वो वामपंथियों के हाथ में, अगर उन वामपंथियों का प्रोपेगेंडा अगर ये फिल्म बता रही होती तो उसको लेके कूद पड़ते। जैसे पूरी एक सीरीज ऑफ आर्ट फिल्म्स थी, श्याम बेनेगल और देव गोविंद निहलानी इत्यादि, आक्रोश, निशांत, रोकाल, ये वो सब पार्टी, उनका नक्सलवाद यदि परोस रही होती फिल्म तो ठीक है, वो लोग इसको लेकर इन सीन्स की चर्चा करते, इनकी बात करते, इसके सिनेमेटोग्राफी की बात करते, इसके मेटाफर्स की बात करते। और मेटाफर, आप सोचिए सर, अखबारों की कटिंग को किस प्रकार से फिल्म इस्तेमाल करती है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए कि एक लाश के ऊपर अखबार रख दिया गया है और उस अखबार पे लिखा हुआ है कि 50,000 हिंदू मारे गए। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट।
तो इतिहास को दिखाना, वो भी जटिल बोझिल इतिहास को, दुख को दिखाना सर सबसे कठिन है। लोग कहते हैं कॉमेडी बड़ा मुश्किल है, दुख को दिखाना बड़ा मुश्किल है सर। दुख से आदमी भागता है और अपने जीवन के दुखों से भाग के सिनेमा हॉल में पहुंचता है कि यार यहाँ नहीं चाहिए हाँ, दुख। लेकिन बिल्कुल। आज के लोग कहते हैं यार हम अपने जीवन के जो झंझावात हैं, जो टेंशन्स हैं, उनसे बचने के लिए तो हम सिनेमा देखने जाते हैं। इसीलिए वो फील गुड सिनेमा जो है, या कॉमेडीज या लव स्टोरीज, तो पर ठीक आप, है, वो मुझे एंटरटेन होना याद, सर कोई गलत नहीं है, हम भी एक तो जो है। मुझे एक दो जी, फिल्में ऐसी याद है कि उनको देखने के बाद, नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं मैं, पर मुझे एक हफ्ता तक बेचैनी रही थी। आई कुड नॉट स्लीप। जी। नहीं मैं कह रहा हूँ एंटरटेन होना गलत नहीं है, एंटरटेन होना बिल्कुल चाहिए, और एंटरटेनमेंट ही पर्पस होता है सिनेमा का, होना चाहिए। पर कभी कभार एंटरटेन नहीं होना भी जरूरी है, कुछ और हम्म। कारणों से भी कुछ फिल्में देखी जा सकती हैं। सत्य के लिए तो बिल्कुल देखी जा सकती है, और अपने सत्य के लिए तो क्यों नहीं देखी जानी चाहिए। तो बंगाल फाइल्स यह कार्य करती है कि हमको हमारा सत्य सिर्फ इतिहास का नहीं, आज का सच भी दिखाती है। जब सीबीआई गो बैक के नारे लगते हैं फिल्म में, ममता बनर्जी का एक, अब जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा मेटाफर ये है कि सर जो 46 का विलेन था गुलाम, क्या है, सिर्फ नॉन फिक्शन जो असली कैरेक्टर्स हैं वो तो हैं, कुछ फिक्शनल कैरेक्टर भी, जैसे गुलाम है, ठीक है, और आज के समय में सरदार है। तो आज सरदार एमएलए है, उसका वहां का बंगाल का एक एमएलए है, और गुलाम जो है वहां पर अपना जो है वहां पे घूम घूम के लोगों को मार रहा है। नवाखली मारा, कलकत्ता में मारा, जमीन पे उतर के उसी ने मारा लोगों। तो भारतीय कहते हैं कि दोनों एक ही, गुलाम ही सरदार है, सरदार ही गुलाम। तो गुलाम एक चरित्र नहीं है, वो एक पूरी सोच चल रही है। और क्या कहते हैं कि जो वामपंथियों को दिक्कत है, जो आपने कहा कि ये लोग प्रोपेगेंडा क्यों बोल रहे हैं, मुझे क्लियरली समझ में आता है कि इनको ये असली प्रोपेगेंडा क्या होता है सर। प्रोपेगेंडा वो था जब इस्लाम के या मुसलमानों के द्वारा हुए किए गए कुकृत्यों, अधार्मिक कार्यों को आप ब्रश अंडर द कारपेट कर देते हैं, उसको छिपा ले जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हम तो इनके साथ जी सकते हैं। 3 समाज ऐसे रहे सर भारत में जिन्होंने इनके साथ जीना स्वीकार किया और यह कहा कि हाँ हम ये हमारे भाई हैं, ये सब हम आराम से जिएंगे। पंजाबी, कश्मीरी और बंगाल, तीनों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। इस सत्य पे पर्दा डालने का कार्य करती हैं मैं हूं ना नाम की फिल्में, और वो प्रोपेगेंडा है ना। ये सत्य कैसे मुसलमानों के कुकृत्यों को दिखाना प्रोपेगेंडा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? क्योंकि आज तक वामपंथ यही करता आया है, सेकुलरिज्म के नाम पे यही परोसता आया है कि भैया ये लोग बढ़िया है, गलती हम में, खामियां हम में। और ऐसी बेवकूफियां करने वाला समाज जो है बुद्धिजीवी कहलाता है। जो बंगाली बुद्धिजीविता है उसका भी चरित्र चित्रण किया है जस्टिस बनर्जी के किरदार के रूप में, कि उन्होंने जो है एक आदमी को, गुलाम को बेल दिया था, जमानत दिया था, और कहते हैं कि मैंने तो तुझे बेल दिया था। वो उसको पब्लिकली मारता है गुलाम, उस जस्टिस बनर्जी, कायदे से। तो ये सत्य है, ये दिखता है, ये हमेशा हुआ है, कब नहीं हुआ है। कश्मीर में जो इस्लामीकरण शुरू हुआ, वो एक ऐसा चरित्र वहां पहुंचा जिसको वहां के हिंदू राजा ने शरण दी थी। उसी को जब मौका मिला वो स्वयं सुल्तान बन गया। उसके बाद देख लीजिए कश्मीर का क्या किया है, कि कल परसों में जो है वहां पे एक हजरत बल दरगाह का रिनोवेशन भारतीय सरकार ने अपने पैसे से कराया है, और बस उसमें जो भारत का एम्बलम लगा है 3 शेरों वाला, उसको तोड़ा गया है बकायदा पत्थर से। 50 लोगों ने, महिलाओं ने, सबने जो है एक एक पत्थर दिया उसको, एम्बलम को, कि भाई साहब ये हमारी भावना। एक तो इनकी भावनाएं, उफ, इनसे ज्यादा भावनात्मक लोग नहीं है सर। इनमें इतना सेंस, इतना इतना ये लोग ऑफेंस लेने के लिए तैयार बैठे दुनिया में कि कहीं कुछ दिख जा रहा है उससे ऑफेंड हो जा रहे हैं। उनके एक एक रोआ रोआ का बाल जो है ऑफेंड हो जाता है किसी चीज से। कहीं सड़क पे गणेश चतुर्थी हो जाए, रामनवमी हो जाए, कुछ हो जाए, एक दिख जाए इनको कुछ और, अपने अलावा कुछ और दिख जाए बस,
ये ऑफेंड हो जाते हैं, ऑफेंड होने के बाद काट देते हैं, मार देते हैं, और उसके बाद घर में आके चैन से बैठ जाते हैं। इनका चरित्र चित्रण क्यों ना हो। और आज ये फिल्में इसलिए दिखाई जा रही क्योंकि आज ये सरकार है, तो ठीक है, बिल्कुल। तुम्हारी सरकारों में क्या हम अभी ये बात कह सकते थे? आपने कहा ना गोपाल पाठक, सर गोपाल पाठक 2005 में उनकी मृत्यु हुई है। और मैं उस आदमी के जीवन को जब सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कितना निराशाजनक जीवन उस इंसान ने जिया होगा जिसने 1946 में हिंदुओं को बचाया, और उन हिंदुओं को बंगाल होते हुए देखा कि पूरी कांग्रेस की सरकार है, 30 साल की वामपंथी सरकार है, या फिर उसके बाद जैसे कांग्रेस था, जैसे वो आईफोन में नहीं आता सर, आईफोन, आईफोन अल्ट्रा, आईफोन प्रो, आईफोन अल्ट्रा प्रो मैक्स, तो वैसे ही कांग्रेस जो था वो उसके बाद कांग्रेस अल्ट्रा जो आया, वामपंथी आया, नक्सलियों का 35 साल शासन रहा, और आज के लिए ममता वाला जो है अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन चल रहा है इसका, कि वही वही गंदगी जो है ना वो और भीषण होती जा रही, कंसंट्रेटेड होती जा रही है, और वो घातक होती जा रही है। और बंगाल से पश्चिम बंगाल के लिए खतरा थोड़ी है, वो तो पूरे भारत के लिए। वहीं से तो घुसा रहे हो रोहिंग्या, जो जम्मू में पाए जा रहे हैं, जो उत्तराखंड में पाए जा रहे हैं, जो बेंगलोर में पाए जा रहे हैं, जो गुड़गांव में पाए जा रहे हैं। ये कर रहा है पश्चिम बंगाल उस भारत के साथ जिस भारत में रहकर वो पूरी बंगाल की सभ्यता पल्लवित पुष्पित हुई। विवेकानंद हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, सब हुए। फिल्म में यह भी एक सीन है, कोई एक कैरेक्टर है, अमर है, वो कहता है भारती से कि अरे एक जमीन का टुकड़ा ही तो है, इन लोग को चाहिए तो दे दो, शांति तो पाओ, क्योंकि वो खुद इतना भीषण रक्तपात देख चुका है कि वो खुद सबको काट रहा है, प्रतिकार कर रहा है। गोपाल पाठक जी का साथी है, वो खुद थक के बोला अरे एक जमीन का टुकड़ा दे दो, तो भारती बताती कि बंगाल क्या है, जमीन का टुकड़ा नहीं। आप बंगाल सर भारत में तब समृद्ध हो गया था जब यहाँ पे समृद्धि मुगलों ने लूट ली थी, वो तब समृद्ध था, उससे पहले भी था, पर आंख के सामने आपकी समृद्धि, आपके संगीत, आपके कल्चर, आपका सब कुछ, आपकी महिलाएं, आपकी बेटियां सब लूटी गईं, और ये बंगाल ने होने दी और आज भी होने दे रहा है बुद्धिजीविता के नाम पे। और ये सत्य हम नहीं दिखा सकते क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है। अब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो हम कतई नहीं दिखा सकते, सही है। वामपंथी जो कहते थे ना कि फिल्मों से समाज में चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कुछ उद्वेलना होनी चाहिए, तुम्हारी रंग दे बसंती समाज में चर्चा करा दे, बहुत बढ़िया करा दे, यह लोगों के मन में बिठा दे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, जो उस फिल्म में कई बार यह डायलॉग मारा गया, और उसके बाद जब कुछ करने निकलते हैं तो अपने ही नेता की हत्या कर देते हैं। वो भी एक झूठ चल रहा था, वो प्रोपेगेंडा नहीं था जब कांग्रेसी सरकारों में गिरे हुए मिग विमानों का आरोप जो है भगवाधारी सरकार पर डाल दिया गया और उसके नेता को मार दिया, ये इनका समाधान था। उस पर चर्चा हो रही है, रंग दे बसंती, वाह क्या बात है, क्या फिल्म आई है कि जिसने समाज में एक चेतना जागृत की है। क्यों बंगाल फाइल्स अगर ये चेतना जागृत कर रही है तो यह फिल्म नहीं है? तो ये प्रोपेगेंडा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा बनाया झूठ ध्वस्त कर रही है। तुम्हारा ये 2 कौड़ी का जो सेकुलरिज्म तुमने सबको थमा रखा है, मीठा जहर, इसकी असलियत बता रही है कि ये जहर है। मीठा तो लग रहा होगा पर ये जहर है, इसलिए जो है तुम इसको प्रोपेगेंडा कह रहे हो। कह लो, उसमें फिर वही राजीव श्रीवास्तव जी वाला वही डायलॉग, हाँ ये कर लो पहले। तो मैं तो आज देख रहा हूँ कि मतलब आप सोचिए 2005 में गोपाल पाठक जी चले गए और कोई नाम नहीं जानने वाला। सर अगर एक बात बताइए हमको 1995-96, आपको यदि मैं तो फिर भी छोटा था, आपको यदि पता चल गया होता 1995-2000 में किस प्रकार का एक आदमी जीवित है, मुझे तो लगता है आप पहुंच गए होते मिलने के लिए। बिल्कुल। ये भी और आपने उनसे शायद अब आज ये बात मुझे आज अब इस प्रोग्राम में आपने बताई है कि वो 2005 में मरे हैं। He was alive all these years. We saw, भाई गनीमत है सर कि ममता बनर्जी के उठने से पहले देहांत हो गया। पर वामपंथी सरकारों में गए वो, उन्होंने सोचा होगा कि भाई मैं किन हिंदुओं को बचा रहा था जो 1980 में मरी झापी में 20-50 हजार हिंदुओं को मार रहे थे। मुसलमानों ने तो मारा सो मारा, बांग्लादेश से आए हुए दलित हिंदुओं को ज्योति बसु की सरकार ने मारा।
पहले मुसलमान मारे तो चलो समझ में आता है कि चलो एक दो सभ्यताओं का है टकराव है, सारी चीजें एक बार फिर भी आदमी समझने को तैयार हो जाता है। वामपंथी सरकारें हैं, वामपंथी मुख्यमंत्री हिंदुओं को मार रहे हैं। क्या बीती होगी उन पे सब, जब उनको पता चला होगा कलकत्ता में बैठे हुए कि राम जन्मभूमि आंदोलन में जो है मुलायम सिंह यादव, खांटी देहाती धरती पुरुष और पता नहीं व्हाट नॉट, गोली चलवा के हिंदुओं को अयोध्या में मरवा दी। क्या बीती होगी सर उन पे? क्या निराशाजनक जीवन जिया होगा उन्होंने, क्या सोच के चले गए। और सावरकर, सब मैं आप गोपाल पाठक जी पे सरप्राइज है। मुझे जिस दिन पता चला कि सावरकर की मृत्यु 60 के दशक में हुई, और मुझे लग रहा है कि भाई साहब उस आदमी ने कितना बड़ा निराशाजनक जीवन जिया। कोई जानने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, इक्का दुक्का। लता मंगेशकर का परिवार मानता था उनको, सावरकर को, और इसीलिए जो है लता मंगेशकर जी जानती थी, कदर करती थी नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी कदर करते थे लता मंगेशकर जी और उनके परिवार। सावरकर की कविताएं, सुंदर कविताएं सर, उसको गाया है, उसको म्यूजिक दिया हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और गाया है, सारी बहनों ने एक साथ मिलके गाया है। सारी बहनों को अपने एक साथ कोई गाना गाते नहीं सुना होगा, सारी बहनों ने मिलके एक साथ गाया है। वो जो उनकी कविता है कि हे सागर जाकर मेरी मातृभूमि को, वो फ्रांस में लिख के, फ्रांस में सागर को देखकर जो है कविता गा रहा है कि बड़ा सुंदर गीत है वो, कि सागर को कह रहे हैं कि जाके मेरे भारत भूमि के जब छूना तो उनसे ये कहना। अद्भुत कवि आदमी, क्या जीवन जिया उन्होंने। नेहरू के साथ, नेहरू और इंदिरा के कार्यकाल में उनकी मृत्यु होती। रत्नागिरी में उनको सर, जब वो वापस जेल से छूट के पहुंचे रत्नागिरी, उनको लेने वाला एक आदमी था, उनके भाई। और उनके भाई 1947 के गांधी के हत्या के बाद जब चित्पावन ब्राह्मणों पर जो अत्याचार कांग्रेसियों ने किया, 5-6 हजार 10 हजार चित्पावन ब्राह्मण ढूंढ ढूंढ के मारे। पता सब क्या, किस किस कैसे उनको पता चला कि ये लोग हैं यहाँ, इस घर में ये ब्राह्मण है, इस घर में ये ब्राह्मण है। वोटर लिस्ट लेकर कांग्रेसी उतरे थे, उससे चुन चुन के मारा था। और उसमें मरने वाले सावरकर के भाई थे। पहली जो मॉब हत्या हुई थी, मॉब लिंचिंग हुई थी कि सड़क पर घसीट कर उनको मारा गया। ये आजादी के बाद की बात है। आजादी कहती है 47 के बाद की बात है। गांधी की हत्या तो 48 में हुई ना, 50 में। हमको ये सत्य नहीं सुनना है। हम बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। दाऊद बम फोड़ दे बम्बई में, लेकिन मुसलमान बहुत बढ़िया है भाई, सेकुलरिज्म है, क्यों उनकी कहानी सुना रहे? दाऊद ने बम इसलिए, वामपंथी प्रोपेगेंडा सर, आपके चहेते और हम सबके चहेते। मैं तो अब ठीक है, उस आदमी ने अपने सारे कपड़े खुद फाड़ के नंगा हो गया है, तो अब चहेतापन खत्म हो गया है। अनुराग कश्यप, ब्लैक फ्राइडे शानदार फिल्म। फिल्म के अंत में क्या है? टाइगर मेमन ने मुंबई में बम इसलिए फोड़ा क्योंकि उसका जो है दुकान जला दी गई। दुकान जला दी गई इसलिए वो दुबई पहुंच गए और पाकिस्तान से हाथ मिला लिया, ईसाई से कर लिया, दाऊद को सब कर लिया। पूरी मुंबई में ऐसा बम फोड़ा कि वो बम जो है बाद में फूटते ही रहे पूरी मुंबई में, जब तक मोदी सरकार नहीं आती है। और बम फूटते फूटते 26/11 तक का हमला हो जाता है मुंबई में। तो आप कल्चर समृद्धि सब पैदा करते रहिए, प्रेडेटर्स तो है ही आसपास लूटने के लिए। आनंद राजाधर जी बड़ी सही बात कहते हैं, आप जितना बड़ा बढ़िया इकोनॉमी पैदा कर लीजिए, आप जितने प्रोडक्टिव हो जाइए, आप उतने बड़े टारगेट हैं उन लोगों के लिए। तो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे यदि आपको आपको अपनी ही आपको यही भाव ही नहीं है कि आप असुरक्षा में हैं, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। भाई कलकत्ता के लोगों को अगर ये हम कहें कि उनको नहीं पता था कि इतना बुरा हो सकता है, लाहौर के लोगों को नहीं पता था कि इतना बुरा हो सकता है, रावलपिंडी के लोगों को, सिंध को, कराची को, सिंधियों को नहीं पता था सर। सिंधियों को तो बिल्कुल नहीं पता था। आज बंबई में आके बैठे हैं उल्लासनगर में, पूरा सिंधियों का इलाका है। भागे हुए हिंदू लखनऊ में बैठे हैं, कृष्णा नगर में, पंजाब से जो पंजाबी सिख हिंदू लोग। हर हर शहर में एक मोहल्ला होगा सर। कश्मीरी मोहल्ला भी है शायद लखनऊ में, कश्मीरी पंडितों का। सर आपको लगता है ये हिंदू कभी जागेगा? इनकी गर्दन सत्ता पे जो चाहिए सर। तलवार लटकी, नहीं नहीं जागेगा, कहीं नहीं जागेगा। निरंतर सत्ता बनी रहे हिंदू की।
आज का यंगस्टर जो है दे रिलेट टू योगी जी। मैं 2015 के आम जनमानस की बात कहता हूं सर। 2000 योगी जी के प्रति किसी का कोई बहुत ज्यादा मोह नहीं था हिंदुओं का, ऐसी छवि उनकी बना के रखी गई थी। 17 में जब मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं योगी जी, तब मैं लखनऊ के बहुत कट्टर भाजपाई और समर्पित लोगों की बात कर रहा हूँ। चूंकि मीडिया फेड थे ऑफ कोर्स, और कोई मीडिया था नहीं, वो अपना माथा पीट रहे थे कि हैरान किसको बना दिया, 325 सीट बर्बाद कर दी, किसको बना दिया, क्यों बना दिया, ये तो लुटिया डुबो देंगे, ये वो। 5 साल के अंदर आप देख लीजिए योगी जी की फैन फॉलोइंग देश भर में है। तो हिंदू जागृत तो हो रहा है, पर वो बिना सत्ता के नहीं होगा सर। वो तो हमारे पूर्वज कुछ बड़े जीवट रहे जो बिना सत्ता के अगेंस्ट में रहकर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर करके जो है अपना हिंदू धर्म हम सबको सौंपते चले, और आज हमारे पास है। आज हमारे पास जो भी है, या माहौल है या सत्ता है, जो भी है, एक हिंदुओं का माहौल है। 14 के बाद जो 25 तक जो सनातन का माहौल आया है, समाज में ये था ना सर, तभी तो मोदी आए। समाज में था तभी तो योगी आए। समाज को दिख रहा है ना कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है, तो बुलडोजर चल रहा है तो हिंदू खड़ा हो जाता है, चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, बहुत बढ़िया हुआ, और चलाओ, कहने वाले लोग हैं ना सर। तो जागृत हो रहा है, पर यह सिर्फ 11 साल की सत्ता है सर। और जागृत था तभी राम जन्मभूमि आंदोलन भी हुआ। तो कहीं है, पर वो सामने से उस पर अटैक बहुत हो रहा है, ये समझने की आवश्यकता है। इसलिए बंगाल फाइल ये कार्य करती है, जरूरी कार्य करती है, कि आपकी सोच को थोड़ा और बड़ा करती है और बेहतर करती है और विस्तार देती है। जिनको उन घटनाओं के बारे में पता है तो अब वो पर्पस बताती है, जिनको उन घटनाओं के बारे में नहीं पता है उनको वो घटनाओं के बारे में बताती है, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता है उनके मन में खिड़की खोलती। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से आह्वान करूंगा, इस समय निकाल के सिनेमा हॉल में देख के आइए। सबसे पहली बात है कि जो फिल्मकार है, जो प्रोड्यूसर है, वो अच्छा एक मिनट, वो विधु विनोद चोपड़ा ने भी कश्मीर फाइल्स बनाई थी, कश्मीर पे कोई फिल्म बनाई थी ना। कश्मीर फाइल्स नहीं सर, मिशन कश्मीर और शिकारा। नहीं, अभी जो लेटेस्ट जो बनाई थी शिकारा, हाँ शिकारा, उसको देख के एक कश्मीरी महिला ने वहीं हॉल में खड़े होके विधु विनोद चोपड़ा को वो गालियां दी कि ताले कलंक हो तुम कश्मीरी के नाम पे, और तुम्हें शर्म नहीं आए कि तुमने ये फिल्म बनाई है और तुम हत्यारों के पक्ष में उनका प्रोपेगेंडा कर रहे हो। तो सर एक मिनट, इन्होंने ये भी तो एक कोई सेक्युलर फिल्म बना सकते थे। आखिर इन्होंने सच्चाई दिखाने की हिम्मत की, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इनको जो है मतलब प्रमोट करें, इनको प्रोत्साहित करें और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देख के आए। मेरी तो मजबूरी है कि मैं ऐसी जगह हूं जहां सिनेमा हॉल ही नहीं है। और तो संदीप भाई, आपने समय दिया तो इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी तरह आते रहिए और हिंदुओं को जगाते रहिए। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, दोबारा मिलते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू। जय श्री राम, हर जय हर श्री राम। महादेव।